Hello friends, I hope all are doing well. Last class में we had just discussed about audit strategy. मैंने आपको audit plan के बारे में तो बताया था अच्छे से, उसके benefits भी बताए थे, फिर audit strategy discuss किया था कि mainly audit strategy में क्या क्या processes required होते हैं. फिर I had also explained you about which process comes first. Like if we talk about strategy, planning, programming as a whole, which shall be implemented first? So according to the study, audit strategy comes first. It is always standing first. Though audit strategy and audit planning are never a static process, they are always a continuing process. Audit planning mainly is a forecasting process because like what happens is we decide we think upon something, we plan something, we work according to that, and sometimes during the processes we need to make a lot of amendments, lot of changes to make our plan successful. But first of all we mainly focus upon audit strategy. ठीक है, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी हम लोग पहले पहले डिसाइड करते हैं, बनाते हैं, उसमें कौन से रिसोर्सेज लगने चाहिए, अमाउंट कितना हो, कब ये रिसोर्सेज डिप्लॉय हो और कैसे मैनेज हो. इस बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज के रिस्पेक्ट में कि उनका मेनली रिसोर्सेज डिप्लॉय होने, एलोकेट होने हैं, तो उनका अमाउंट. ठीक है, देन व्हेन, हाउ, ऑल दीज क्वेश्चंस अराइज. ठीक, उसके अलावा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश कैसे हो उस बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंगेजमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका स्कोप, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक है, एग्जाम्पल वाइज वी हैड स्टडीड इन अ डिटेल्ड मैनर. अभी तो मैं आपको ब्रीफ में एक रिकैप करवा रही हूँ. फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंगेजमेंट के, कम्युनिकेशंस कैसे हों, फैक्टर्स जो कि प्रोफेशनल जजमेंट को अफेक्ट करते हैं. मेनली क्या होता है ना, प्रोफेशनल जजमेंट जो होता है, ऑडिटर का जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है वो सिग्निफिकेंट होता है टीम के एफर्ट्स के लिए, टीम मेंबर्स के लिए, टीम मेंबर्स को डायरेक्ट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए. तो वो फैक्टर्स. फिर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ बताई थी. ठीक, कि उनके रिजल्ट्स क्या हो, उनके बाद फिर बाकी एक्टिविटीज़ क्या कैरी आउट करनी है एंटिटी के लिए जो रेलिवेंट है. एंड एनटीई ऑफ रिसोर्सेज. ठीक, उसके बाद रिलेशनशिप क्या होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का, ऑडिट प्लान का. आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, जिसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल वाइज एक्सप्लेन हुए हैं, तो एक एक करके हम वो देखेंगे. ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट जो उसमें आता है दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान. ठीक, अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्लानिंग सबसे पहले डिस्कस हुआ, इस मॉड्यूल में प्लानिंग सबसे पहले आया, देन केम ऑडिट स्ट्रैटेजी, अब फिर से प्लान की बात आ रही है. देखिए कोई भी प्रोसेस जो है ना वो एक दूसरे से अलग नहीं है, चाहे प्लानिंग हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो. अब हम अगर स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क करेंगे, उसके बाद ही हम प्लान बना पाएंगे. और एक बार हमने प्लान बना लिया और उसके बाद हमें इम्प्लीमेंट करना है. तो अब प्लान बनाया तो सही, लेकिन क्या वो प्लान, अगर हम उस प्लान को एनालाइज करें, असेस करें, तो क्या वो प्लान बेसिक लेवल पे, एक जेनेरिक लेवल पे, क्या वो प्लान सही है, उस प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखिए प्लान डिफरेंटली बनाया जाएगा, वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे, उसके साइज पे. ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, एंड ऑल दी स्टफ. बट स्टिल देर आर सम थिंग्स विच आर कॉमन अमंग ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. So we need to just keep in mind that these particular things are which in common, which should be followed, which should be taken into account while formulating an audit plan. तो अब ऑडिट प्लान बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें देखी जाती हैं, तो फर्स्ट थिंग विच इज़ कंसिडर्ड इज SA 315 को एनालाइज किया जाता है कि 315 फॉलो हो रहा है. एंड इसी में सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट बोलता है SA 330. ठीक है, तो दो मेन जो पॉइंट्स हैं
पहला पॉइंट जो है वो ऐसे 315 के लिए है, identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. एंड इसी के अलावा जो ऐसे है वो है ऐसे 330 the auditor's responses to assessed risk. एंड इसी में जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो अब इन्होंने ऐसे को तो कोट कर दिया, बट इनका मतलब क्या है कहने का, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है। ऑडिट प्लान में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट सेज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एज डिटर्मिन्ड अंडर SA 315। ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। अब ये जो एसेज है, मैं फिर से बता दूं आपको, ये एसेज हम प्रॉपर तरीके से उस पर्टिकुलर एसे में कवर करेंगे। एसे 315 क्या होता है? एसे 315 का मैं आपको आइडिया दे दूं। बेसिकली ऑडिटर जो है एसे 315 को फॉलो करता है क्योंकि वो उसे ये सिखाता है कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाए रिस्क, एक पर्टिकुलर एंटिटी में रिस्क कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उसे असेस करना है। एंड उसे असेस करना है किस चीज़ का रिस्क? मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करे हैं, देखे हैं और उसे लगता है कि ये सिग्निफिकेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं डेट्रीमेंटल तरीके से, बैड तरीके से। मटेरियल है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजर हैं, तो इसलिए ये मटेरियल कहलाए जाते हैं और इन्हें बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक, तो ऐसे 315 का ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑडिटर आइडेंटिफाई करे ऐसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स के रिस्क को ऑर्गेनाइजेशन में जो कि अराइज हो सकते हैं और अपने रिस्पॉन्सेज लगाए ताकि इस रिस्क को लो लेवल पे लाया जा सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑडिटर जब ऑडिट करता है, प्रोसेसेस कैरी आउट करता है, टेस्टिंग भी करता है, अपने टूल्स भी यूज़ करता है, टेक्निक्स भी यूज़ करता है, बट कुछ कुछ मिसस्टेटमेंट्स ऐसी अनआइडेंटिफाइड ऐसी हिडन रह जाती हैं जो ऑडिटर हो सकता है असेस ना कर पाए। बट तब भी ऑडिटर कोशिश यही करे कि उन्हें आइडेंटिफाई करे और अगर वो आइडेंटिफाई, अगर उसे अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ यहाँ रिस्क मौजूद है, प्रेजेंट है, प्रेवलेंट है और ये कुछ ऐसी मटेरियल चीज़ें हैं, डिस्क्रिपेंसीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजरस हो सकती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बुरी तरह इफेक्ट कर सकती हैं, तो वो अपने सही प्रोसीजर्स लगाए। तो वो सही प्रोसीजर्स किस में डिफाइंड है? ऐसे 330 में। यानी कि ऐसे 315 ऑडिटर को एक पुश देता है कि आप रिस्क आइडेंटिफाई करें, असेस करें और उसके रिस्पॉन्सेज यानी कि उसे प्रॉपर टाइम पे उस रिस्क को कम करने के लिए जो ऑडिटर अपने वेज लगाता है, अपने बेसिकली मेथड्स यूज करता है, वो ऐसे 330 में डिफाइंड है। मतलब रिस्पॉन्सेस के लिए ऐसे 330 है, आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐसे 315 है। तो रिस्क यहाँ पे डिफाइंड है बेसिकली कि जैसे असर्शंस हो सकते हैं, बिजनेस रिस्क हो सकता है, सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है, जो कि हम इस पर्टिकुलर ऐसे में ही कवर करेंगे। ठीक है, असर्शंस जैसे कि जो मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दी हैं, रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। बिजनेस रिस्क होता है, फिर सिग्निफिकेंट रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क यानी कि जो भी रिस्क अराइज हो रहा है किसी भी एक्शन से, कोई भी इवेंट से, सर्कमस्टांसेस से, कोई भी ऐसी मेजर कंडीशन, मान लीजिए एक बिजनेस है उसमें फायर लग गई, तो ये एक तरह का इवेंट हो गया ना। अब इससे क्या क्या रिस्क अराइज हो सकते हैं जो कि ना कि एंटरप्राइज को ही ना इफेक्ट करें बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी इफेक्ट करें। फिर सिग्निफिकेंट रिस्क की बात आई। सिग्निफिकेंट रिस्क में आइडेंटिफाइड रिस्क की बात होती है जो ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में स्टेट करता है, उसमें ऑडिटर का जजमेंट चलता है कि अब ये रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया है, ये हमने ऑब्जर्व किया है, अब इसमें क्या रिस्पॉन्सेस देने हैं। ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क हो गए। अब यहाँ पे ऐसे 315 में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं।
जैसे एंटिटी का एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले ऑडिटर, एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़े, एनालाइज करे उसमें क्या क्या रिस्क प्रोसेसेस अपनी तरफ से एंटरप्राइज लगा रही है, रिस्क प्रोसेसेस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें ऐसे 315 में है, क्योंकि जब तक वो असेस करेगा बिजनेस को, बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को, उसके प्रोसेसेस को, उसके चाहे इन्वेंट्री कंट्रोल है कोई भी इसमें हर, क्योंकि पूरी एंटिटी ही कवर्ड है एज अ होल, तो उसे तभी रिस्क आइडेंटिफाई हो पाएगा इन टोटलिटी, उसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स का रिस्क का अंदाज़ा लग पाएगा। ठीक, इसलिए ये ऐसे 315 है। तो यहाँ पे ऐसे 315 के लिए बोला है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का नेचर देखो, टाइमिंग देखो, एक्सटेंट देखो, यानी कि उसे ये देखना है, अब जैसे वो एनालाइज कर रहा है बिजनेस को, उसके इंटरनल कंट्रोल को, तो वो कैसे एनालाइज करे, उसमें कितना कितना टाइम डिवोट करे, फिर अपने प्रोसेसेस उसे लगाने हैं रिस्क प्रोसेसेस, तो वो कैसे कैसे कब कब लगाने हैं, तो वो ऐसे 315 के हिसाब से करे। और साथ में क्या देखे, एंटिटी को पढ़े, एंटिटी को एनालाइज करे, ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करे और उसके एनवायरनमेंट को देखे। अब यहाँ रही बात एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट में मतलब क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, एंटिटी की ओनरशिप में कौन कौन, मान लीजिए कंपनी है तो शेयर होल्डर्स में कितनी कितनी शेयर होल्डिंग है, क्या स्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट्स कितना कितना है सबका, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी यूज़ हो रही हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजीज बिजनेस में फॉलो होती हैं कोई भी एक्विजिशन रिलेटेड मैटर्स को या इन्वेस्टमेंट करना है, फिर कंपनी में परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, एम्प्लॉयज़ की कैसे निकाली जाती हैं, कैसे कैलकुलेट, कैसे असेस की जाती है, जो भी इंडस्ट्री है और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको भी तो कंपेयर करना पड़ेगा ना एंटिटी के खुद के एनवायरनमेंट से, कि उनके अकॉर्डिंग अगर उन्हें भी एनालाइज करें, कंपेयर करें, तो उस हिसाब से एंटिटी एट पार है उनके कि नहीं है, लेवल पे है कि नहीं है, एफआरएफ फॉलो कर रही है कि नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो ये सब चीज़ें ना ऑडिटर को ऐसे 315 के अकॉर्डिंग देखनी होगी। फिर ऐसे 330 की बात आई तो 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे और जो भी रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उसके रिस्पॉन्सेज ऐसे 330 में दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसे 330 में ऑडिटर बेसिकली रिस्पॉन्सेज को डिज़ाइन करेगा, जो भी उसने रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे 315 में, तो 330 में उसके रिस्पॉन्सेज बनाएगा, कैसे कैसे हम इस रिस्क को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अच्छा ऑडिट एविडेंस, एप्रोप्रिएट, एडिक्वेट, सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जाए रिस्क के बारे में, जो भी रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया है, और रिस्पॉन्सेस सेट किए जाएं उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करने के लिए, ताकि वो रिस्क एकदम लो लेवल पे आ जाए। अगर उस पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट का रिस्क हम बिजनेस से नहीं हटा सकते हैं तो उसे लो लेवल पे तो ला सकते हैं, तो उसे लो लेवल पे लाने के लिए ऐसे 330 यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट देखना पड़ता है कि वो कितना रिस्पॉन्ड कर सकता है, और ये एनटीई जो यूज होंगे ऑडिट प्रोसीजर्स के, ये कितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर पाएंगे रिस्क को कम करने पे, रिस्क को कम करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होंगे। ठीक है, अब ये देखा जाएगा कि किस लेवल का रिस्क है, हमें कैसे कंट्रोलिंग करनी है, कैसे अपने प्रोसेसेस कैरी आउट करने हैं। ठीक है, और क्योंकि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है हमें रिस्क का, तो हमें टेस्टिंग भी करनी है, फिर कितना नेचर एंड एक्सटेंट हो टेस्ट का। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं तो कैसे कैसे अप्लाई करना है वो इसमें कवर्ड है, उसकी क्या टाइमिंग हो और उसके बारे में रिपोर्टिंग करनी है तो कैसे करनी है, ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड। ठीक है, और प्रीवियस ऑडिट में जो एविडेंसेस हमने ऑब्टेन किए हैं वो हम इस ऑडिट में भी तो हम एनालाइज करते टाइम वो यूज़ कर सकते हैं, जजमेंट, अपना प्रोफेशनल जजमेंट, जो हमने प्रीवियस ऑडिट्स में एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं वो इस पर्टिकुलर ऑडिट में जजमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, कि आईटी कंट्रोल चेक करना है। अब जैसे पिछले ऑडिट में आईटी कंट्रोल बहुत वीक था, ठीक है, बैंक ऑडिट था, आईटी कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा वीक थे, वहाँ पे प्रॉपर सर्वर रूम्स थे लेकिन उनका सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे थे और सिस्टम्स में पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग नहीं लगे हुए थे, तो ऐसे करते हुए तो इस वाले बिजनेस में भी हमें ये चेक करना है, ठीक है। और इसके अलावा कोई पर्सोनल का चेंज हुआ, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी, दूसरा एम्प्लॉय आया, तो क्या उस पर हम रिलायंस कंपनी कितना प्लेस करती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं प्लेस कर रही है, फिर वो कहीं मिसयूज तो नहीं कर रहा है अपनी पावर का। तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू चेक प्रीवियस ऑडिट के हिसाब से, जो जजमेंट निकल के आता है वो करंट ऑडिट में लगाना है और फिर कंट्रोल करना है सिग्निफिकेंट रिस्क को, ठीक है, जो बहुत मटीरियल हैं और प्रोसीजर से वो रिस्क डिटेक्ट हुए तो उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन एसए 330, ठीक, जो हम डिटेल में एसए 330 में कवर करेंगे, इसमें नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसमें कर लेंगे तो फिर हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है एसए 315 का, 330 का, कि इस पर्टिकुलर प्लानिंग में डिस्क्रिप्शन जो हमारा बनेगा, तो डिस्क्रिप्शन में जो भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या हो एसए 315 के अकॉर्डिंग, एंड अगर बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स और कुछ कैरी करने हैं तो वो एसए 330 के अकॉर्डिंग एट द एसर्शन लेवल। एट द एसर्शन लेवल यानी कि जिस लेवल पे मैनेजमेंट बेसिकली रिप्रेजेंटेशंस देता है अपनी, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर एमआरएल, मैनेजमेंट अपना स्टेटमेंट प्रोड्यूस करता है कि हमने ये कंट्रोल्स लगाए हैं, पॉलिसीज फॉलो की हैं, बिजनेस में हमने ये स्ट्रैटेजीज हम लोग एज पर टॉप गवर्नेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एसर्शन लेवल रिस्क हो गए। तो उन्हें कैसे हमें प्लान करना है ऐसे 330 के अकॉर्डिंग, एंड बाकी रिस्पॉन्सेज, इसके अलावा रिस्पॉन्ड कैसे करना है रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे 315 में, इसके अलावा अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक। उसके बाद जो 4.2 है वो कहता है क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ऑडिट प्लान का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, ऐसे 315 ऐसे 330, ये दो कीवर्ड्स आप याद रखिए, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर विच कंप्लाइज विद एसेज। अब 4.2 कहता है क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज। देखिए, बिना क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज के ऑडिट पॉसिबल ही नहीं है। तो एज पर ऐसे 315 जैसे हमने बिजनेस एंटिटी को एनालाइज किया, अंडरस्टैंड किया, उसके अलावा अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स कवर होंगे ना बिजनेस एंटिटी के नॉलेज के रिस्पेक्ट में, तो वो ऐसे 315 के ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से दोबारा से ऐसे 315 का रेलेवेंस तो स्टेटेड है ही, ऐसे 315 का बहुत यूसेज है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ऑडिट प्लान के डिस्क्रिप्शन में क्लाइंट बिजनेस के नॉलेज में भी ऐसे 315 का के पॉइंट स्टेटेड है यहाँ पे कि इंडस्ट्री की नॉलेज, जो भी फैक्टर्स हैं बेसिकली लीगल फैक्टर्स जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अफेक्ट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज अफेक्ट कर रही हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बैंक से जो मान लीजिए बैंक से भी बिजनेस कनेक्टेड रहते हैं, तो बैंक्स कितना अफेक्ट करते हैं, कस्टमर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स कितना अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी होंगी बिफोर हैंड क्लाइंट के बिजनेस को स्टडी करने के लिए, ठीक। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल स्टेटेड है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया, क्या डिमांड सप्लाई चल रही है मार्केट में, कितना प्रोडक्ट किस प्राइस पे बेसिकली डील हो रहा है, किस तरह का प्रोडक्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स सेल कर रहे हैं, कस्टमर सप्लायर का रिलेशनशिप कैसा है, रिलेटेड पार्टीज भी इसमें इंक्लूडेड हैं। फिर कोई डेवलपमेंट अगर हो रहा है, प्रोडक्ट में कोई एडवांसमेंट्स हो रहा है, तो कितना कितना दूसरी इंडस्ट्री में ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, या अपने जो हमें बिजनेस स्टडी करने को मिला है उसमें इतना स्पीड में नहीं हो रहा है, तो क्या अपने बिजनेस बेसिकली जो बिजनेस हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या एट पार है विद इंडस्ट्री, ठीक है, विद इंडस्ट्री, विद इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो वो एक बार चेक करना है।
और इसके अलावा एंटिटी का नेचर क्या है, किस तरह की एंटिटी है, कैसे ऑपरेट कर रही है, उसमें कितनी कितनी ओनरशिप किसकी है, कितना क्या इन्वेस्टमेंट है, कैसे स्ट्रक्चर हुई है, फाइनेंसिंग बैंक की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कितनी कितनी हुई है, तो ये सब चीज़ें स्टडी करनी है। ऑल दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये एक बार आप पढ़िएगा, अगर आपको समझ ना आए तो एक बार मेरे से पूछिएगा, बहुत इजी है, एंटिटी के बिजनेस को लेके ही है। और सी पॉइंट ये कहता है कि एंटिटी जो है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करती है, कैसे अप्लाई करती है। तो ऑडिटर एवेलुएट कर ले एक बार कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो बिजनेस यूज कर रहा है, जो अभी करंट में यूज कर रहा है, क्या वो सही है, कंसिस्टेंट है, वो रेलेवेंट जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मान लीजिए कंपनी है तो कंपनीज एक्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं, एफआरएफ में अगर कोई अमेंडमेंट्स हुए तो उसके अकॉर्डिंग वो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, सही है, वो उसे एवेलुएट करना है, वो उसे असेस करना है। और ये चीज ऑडिटर ही असेस कर पाएगा वैसे भी, ठीक। अब यहाँ पे जो है डी पॉइंट एक और इसमें आ जाता है। डी पॉइंट ये बोलता है एंटिटी के स्ट्रैटेजीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस रिस्क्स क्या है। बेसिकली बिजनेस रिस्क्स ये हो सकते हैं कि वो मान लीजिए नए प्रोडक्ट्स दूसरी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज लॉन्च कर रही हैं और ये पर्टिकुलर कंपनी जो है ये अप टू डेट नहीं रह पा रही है, एडवांसमेंट्स नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से ये अपना कस्टमर लूज कर रही है। या कोई सप्लायर है, बहुत ही बड़ा है, की सप्लायर है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रॉ मटेरियल सप्लाई करता है कंपनी को, लेकिन अब उस सप्लायर को अच्छे रेट्स ऑफर हो रहे हैं दूसरे कंपनी से, यानी कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स से। तो उसने अपनी जो ये कंपनी जो हम स्टडी कर रहे हैं, इन्होंने अपना की सप्लायर लूज कर दिया, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ रही हैं। या मान लीजिए स्टाफ की कमी है, एम्प्लॉयज़ की कमी है, तो कंपनी बेसिकली ये भी रिस्क फैक्टर होता है ना, इसमें भी एनालाइज करना पड़ता है कि क्यों एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्यों इतना टर्नओवर ज़्यादा है, क्यों इतना हाई टर्नओवर है। तो ये सब चीज़ें भी हमें स्टडी करनी है। क्लाइंट के बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें कवर्ड हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि बस 2-3 पॉइंट्स देखे, इंडस्ट्री देखी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखा, अकाउंटिंग पॉलिसी देखी, हो गया। बहुत वाइड पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए हमें हर एंगल से बिजनेस को स्टडी करना पड़ता है। उसकी परफॉर्मेंस कैसा है, अब जैसे ई पॉइंट बोलता है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि करंट रेशियो कितना आ रहा है, फिर क्विक असेट्स रेशियो हो गया, डेट इक्विटी रेशियो हो गया, इंटरेस्ट कवरेज एंड ऑल दीज थिंग्स दे आर ऑल कवर्ड इन फाइनेंस। तो हम एक बार फाइनेंस जब पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल्स उसके, मान लीजिए प्रीवियस ईयर्स के हम एनालाइज कर रहे हैं, तो उसमें हमें ट्रेंड नजर आ रहा है कि सेल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और वो भी कौन से एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, कंपनी के एम्प्लॉय एक्सपेंसेस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर कंपनी के फिक्स्ड असेट्स भी काफ़ी सेल आउट हुए, क्यों हो रहा है ऐसा, कंपनी का तो गोइंग कंसर्न का अजम्पशन होता है, क्या कंपनी ये सोचती है कि हमें फ्यूचर में बिजनेस जो है डिसकंटिन्यू करना है। तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज क्वेश्चंस दे कम इन माइंड व्हेन एन ऑडिटर इज स्टडीइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चंस दे डेफिनेटली दे आर रेज्ड एंड देन द ऑडिटर अप्लाइज हिज प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। अब आपको ये चीज़ समझ आई कि हम जो चीज़ें इस पर देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट था डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान। उसके बाद मैंने आपको बताया नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, जिसमें सब पॉइंट्स थे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको एक बार देखिएगा, बहुत ईजी है, समझ आ जाएंगे। नहीं भी आते हैं तो हम लोग फिर से उस पर क्लास रख लेंगे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा, आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल, ठीक। अब हमें मेनली ये इसकी जिस्ट क्या है, इस टॉपिक की जिस्ट ये है कि हमें ऑडिट प्लान बनाने के लिए 2 मेन पॉइंट्स की ज़रूरत है। पहले पॉइंट में ऑडिट प्लान में क्या क्या होना चाहिए, SA 315 SA 330 के हिसाब से प्रोसीजर्स जो कैरी होने हैं वो, उनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। उसके बाद हमें
बिजनेस की नॉलेज लेनी होगी कि इंडस्ट्री रेगुलेटरी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, एफआरएफ एप्लीकेबल जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, एंटिटी का नेचर क्या है, एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो यूज कर रही है वो सही है, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है कि नहीं है, एंटिटी के स्ट्रैटेजीज क्या है, बिजनेस रिस्क्स बेसिकली जो एसोसिएटेड हैं उससे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एंटिटी को नुकसान हो सकता है, तो वो देखना है, और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। तो ये सब चीज़ें इन ऑल इन टोटालिटी कवर्ड है। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है इसमें वो आता है ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्लानिंग जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो एक बार पॉज नहीं होता है, शुरू होता है तो वो एंड तभी होता है जब एक पर्टिकुलर क्लाइंट का ऑडिट फिनिश हो, नेक्स्ट ऑडिट जब स्टार्ट होता है तो उसमें फिर वो प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात लिखी गई है जो ऑडिटर को देखने पड़ते हैं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट से पहले कुछ मैटर्स जो ऑडिटर को देखने पड़ते हैं, उन 5 पॉइंट्स की यहाँ बात करिए जो हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि प्लानिंग में रिस्क असेसमेंट से पहले कुछ पॉइंट्स देखने होते हैं, जैसे कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या हो, obtaining a general understanding of legal and regulatory framework applicable to entity, determination of materiality, involvement of experts and performance of other risk assessment procedures। थोड़ा सा डिटेल है टॉपिक क्योंकि टर्म्स इतने टेक्निकल यूज हो रहे हैं, आपको ऐसे इतना इजीली समझ नहीं आएगा, तो इस पे मैं नेक्स्ट क्लास में पूरी इन्फो दूंगी, आपको इन्फो दूंगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। बाकी आज के लिए मैं यही चाहती हूँ कि आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें एक बार, कि ऑडिट प्लान के डेवलपमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर होने चाहिए, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में ऑडिट प्लानिंग पढ़ेंगे एंड उसके बाद देखेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। इसको हम ब्लेंड करके यानी कि मर्ज करके पढ़ेंगे फिर, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। ठीक, कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। बाकी डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं, मैं एक नंबर एनक्लोज करती हूँ अपना, उस पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं क्वेरीज। बाकी मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है सी ज्योति ट्यूटोरियल्स के नाम से, उस पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ज़रूर पढ़िएगा इसे, और कुछ भी समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा। सो थैंक यू and thank you, and that's all for today.